स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 9 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने किन किन चीज़ों को कवर करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप हम किसे कहते हैं। उसके बाद हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप किस तरह से मेडिकल इमेजिंग के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज फाइंड आउट करनी हो तो उसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करनी हो उसे बगैर डिस्टर्ब किए तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये भी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। उसके अलावा ज़मीन के नीचे से ऑयल की फील्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मेडिकल डिजीज़ की ट्रीटमेंट और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है बहुत अहम है। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशंस के बाद हम जो है एक और सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास आयनाइजेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स। कि अगर हम रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज़ करें तो किस तरह से आयनाइजेशन किसी भी एटम की करवा सकते हैं। तो इसमें हम एक एटम लेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम उसे जो है रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो किस तरह से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा कुछ हम देखेंगे आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबिहा हिजाज एंड यू गाइस आर वाचिंग इनोवेटिव साइंस बाय अबिहा हिजाज। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रिपीटेडली पढ़ेंगे जब हमारे पास किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो वो रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो आइसोटोप हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अनस्टेबल न्यूक्लियाई किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है हमने हाइड्रोजन के एटम के आइसोटोप्स को डिस्कस किया था। एक दफ़ा हम दोबारा से स्ट्रक्चर्स को रिव्यू करते हैं। तो ये हमारे पास जो है हाइड्रोजन का एटम और पहले आइसोटोप का जो है स्ट्रक्चर है जिसके न्यूक्लियस में हमारे पास एक प्रोटॉन प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। पहले शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये हमारे पास है प्रोटियम जो कि पहला आइसोटोप है हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरे आइसोटोप को। इसके बिल्कुल न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक प्रोटॉन स्टूडेंट्स और एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। पहले शेल में अगेन एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये हमारे पास जो है दूसरा आइसोटोप है जिसे हम बोलते हैं ड्यूट्रियम। ठीक है, और तीसरा आइसोटोप की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स तीसरे आइसोटोप के न्यूक्लियस में हमारे पास बेसिकली एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। पहले शेल में अगेन एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये हमारे पास तीसरा जो है आइसोटोप है और इसे हम बोलते हैं ट्रीटियम। स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें कि पहले आइसोटोप में भी, दूसरे आइसोटोप में भी और तीसरे आइसोटोप में प्रोटॉन नंबर जो है वो सिमिलर है। चेंज कहाँ आ रहा है? इलेक्ट्रॉन नंबर भी 1 सिमिलर है, चेंज बेसिकली आ रहा है न्यूट्रॉन नंबर पे। प्रोटियम के केस में हमारे पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं था, ड्यूटियम के केस में हमारे पास एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट था, जबकि ट्रीटियम के केस में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब हमें पता है न्यूट्रॉन क्या है, हैवियर पार्टिकल है। तो अगर न्यूट्रॉन बढ़ रहा है तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होता जा रहा है। ट्रीटियम के केस में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से प्रोटॉन न्यूट्रॉन इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। उसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो ट्रीटियम है ये स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या करता है, एनर्जी इमिट करता है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। सिमिलरली स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कार्बन एटम के आइसोटोप्स को भी डिस्कस किया था। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बन एटम और उसके पहले आइसोटोप के न्यूक्लियस में हमारे पास स्टूडेंट्स 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इसका नाम है कार्बन 12। और ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड एटम है और स्टेबल आइसोटोप है। अब हम बात करेंगे दूसरे आइसोटोप के बारे में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कार्बन का जो दूसरा आइसोटोप है उसके न्यूक्लियस के अंदर हमें 6 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नजर आते हैं। अब स्टूडेंट्स बेसिकली इसे हम कहते हैं कार्बन 13 और ये आइसोटोप भी हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर का होता है। अब हम बात करेंगे कार्बन के तीसरे आइसोटोप के बारे में जिसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। पहले शेल में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कार्बन 14 और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें कैसे पता चला कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है? तो स्टूडेंट्स आप गौर करें कि हमारे पास कार्बन 12 के केस में 6 प्रोटॉन थे, कार्बन 13 के केस में भी 6 प्रोटॉन थे और कार्बन 14 के केस में भी 6 प्रोटॉन थे। लेकिन न्यूट्रॉन नंबर की बात करें तो कार्बन 12 में न्यूट्रॉन 6 थे, कार्बन 13 में जो है न्यूट्रॉन 7 हो गए और कार्बन 14 में न्यूट्रॉन 8 हो गए। हम देख रहे हैं कि न्यूट्रॉन नंबर यहाँ जो है रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। अब क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन नंबर बढ़ गया है तो हमारे पास यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इम्बैलेंस क्रिएट हो गया जिसकी वजह से इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया।
स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हमारे पास ये आइसोटोप रेडिएशन इमिट करेगा एनर्जी की फॉर्म में, और ये हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप। अब आपको रेडियो एक्टिव आइसोटोप का बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम डेफिनेशंस को जो है स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस को देखेंगे। आइसोटोप की डेफिनेशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिमिलर होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। डेफिनेशन रीड करते हैं, आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बेसिकली अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सिमिलर होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, आइसोटोप कहेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सिमिलर होंगी और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी और रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन को। तो स्टूडेंट्स, जब भी किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो उसमें से एक्सेसिव रेडिएशन निकलती है एनर्जी की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। डेफिनेशन रीड करते हैं, व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल दे इमिट एक्सेस ऑफ एनर्जी एज रेडिएशन। दिस प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जब भी किसी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसमें से रेडिएशन निकलती है एनर्जी की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स, ऐसा आइसोटोप जिसमें से रेडिएशन इमिट होती है उसे हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहेंगे। डेफिनेशन देखते हैं, आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियाई एंड दे इमिट एनर्जी दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो बेसिकली ऐसा आइसोटोप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हों डिफरेंट, और वो न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी की वजह से रेडिएशन से इमिट करे, तो वो हमारे पास क्या होगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा। स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ तक रेडियो एक्टिव आइसोटोप की डेफिनेशन भी कर ली। अब हम आगे देखेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप किस तरह से रेडियो एक्टिव डिके का जो है कॉज बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि किस तरह से रेडियो एक्टिव डिके होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से वो रेडिएशन इमिट करते हैं एनर्जी की फॉर्म में, और रेडिएशन इमिट करने की वजह से क्या होता है, उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक न्यू केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। दोबारा रिपीट करती हूँ कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में इमिट करते हैं। रेडिएशन इमिट करने की वजह से उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता है और वो कंप्लीट न्यू केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाते हैं। अब हम स्टेटमेंट भी रीड कर लेते हैं, व्हेन एन अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट एनर्जी इट अंडरगोज रेडियो एक्टिव डिके चेंजिंग इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर टू ट्रांसफॉर्म इनटू इंटायरली न्यू केमिकल एलिमेंट। जब भी एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक इंटायरली न्यू केमिकल में जो है वो चेंज हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम रेडियो एक्टिव डिके की एग्जांपल्स को देखेंगे। हम दो एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, यूरेनियम डिके और बिस्मथ डिके। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का मास नंबर है हमारे पास 238 और एटॉमिक नंबर है 92। स्टूडेंट्स, जब यूरेनियम हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से रेडिएशन इमिट करेगा तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो एक न्यू केमिकल एलिमेंट में चेंज हो जाएगा, और यहाँ यूरेनियम थोरियम में जो है कन्वर्ट हो रहा है। थोरियम का मास नंबर है 234 जबकि यूरेनियम का मास नंबर था 238। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक कंप्लीट जो है डिफरेंस हमें नजर आ रहा है। यूरेनियम के केस में मास नंबर ज़्यादा था और थोरियम के केस में मास नंबर क्या है, कम है। अब थोरियम क्योंकि अगेन अनस्टेबल है तो थोरियम मजीद जो है रेडिएशन इमिट करेगा और थोरियम कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट प्रोटेक्टीनियम में। थोरियम का मास नंबर है 234 और प्रोटेक्टीनियम का मास है 231। अगेन जो है हमें मास नंबर में डिफरेंस नजर आ रहा है, थोरियम के केस में मास नंबर ज़्यादा था और प्रोटेक्टीनियम के केस में मास नंबर क्या है, कम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली एक ही एग्जाम्पल है। यूरेनियम जो है वो फर्दर चेंज हो गया है, पहले चेंज हुआ थोरियम में और फिर चेंज हुआ प्रोटेक्टीनियम में। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। अब हम देखेंगे बिस्मथ डिके की एग्जाम्पल। बिस्मथ का स्टूडेंट मास नंबर है हमारे पास 210 और एटॉमिक नंबर है 83। बिस्मथ जो है वो रेडिएशन इमिट करेगा, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो न्यू एलिमेंट जिसमें चेंज होगा वो है हमारे पास थैलियम। उसका स्टूडेंट्स हमारे पास मास नंबर है 206 और एटॉमिक नंबर है 81। इसके साथ जो है एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारे पास थी दो एग्जाम्पल्स। अब हम आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप और इसके डिके को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम किन किन फील्ड्स और सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हमने एज फाइंड करनी हो तो रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम जो है
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारे पास कितना पुराना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करना हो कि कोई भी मटेरियल हमारे पास कितना मजबूत है, तो उसके लिए भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हमने कहीं से ऑयल एक्सट्रैक्ट करना हो और हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता लगानी हो, तो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा डिफरेंट मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ होते हैं, जिस तरह के कैंसर ट्रीटमेंट, उसके अलावा थायराइड ट्रीटमेंट के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ हम डायग्नोसिस की बात करेंगे, यहाँ हम ट्रीटमेंट की बात नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स बेसिकली डॉक्टर्स क्या करते हैं, अगर उन्हें किसी भी पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम्स नज़र आए डिजीज़ के, तो वो रेडियो एक्टिव फ्लूइड को इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि फ्लूइड जो है वो लिक्विड इन नेचर होता है, तो वो पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है वो फैल जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है कैप्चर कर लेता है, ब्रेन, थायराइड, लंग्स, किडनीज। और डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं उस लिक्विड की मूवमेंट को उन कैमरास के थ्रू जो पेशेंट की बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से डॉक्टर्स इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्गन में कोई ट्यूमर या कोई डिजीज प्रेजेंट तो नहीं है। अब हम जो है रीड करते हैं स्टेटमेंट्स को। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को हम यूज़ करते हैं मेडिकल इमेजेस प्रोवाइड करने के लिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स डॉक्टर यूज़ दैम टू डायग्नोज डिजीज। डॉक्टर्स जो है इन पिक्चर्स को यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव फ्लूइड इज इंजेक्टेड इनटू द पेशेंट बॉडी। पेशेंट की बॉडी में स्मॉल अमाउंट का रेडियो एक्टिव फ्लूइड जो है वो ऐड कर दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते, सिर्फ माइन्यूट क्वांटिटी में रेडियो एक्टिव फ्लूइड को ऐड कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में। टेक्टेनियम 99M इज़ कॉमनली यूज फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग। तो अब वो रेडियो एक्टिव फ्लूइड जो हम पेशेंट की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं उसका नाम है टेक्टेनियम 99M। उसे यूज़ करते हैं पेशेंट की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की इमेजेस कलेक्ट करने के लिए। A special camera tracks how the radioactive fluid move inside the body। और स्पेशल कैमरास जो है वो लगा दिए जाते हैं पेशेंट की बॉडी के आउटसाइड और वो बताते हैं कि किस तरह से रेडियो एक्टिव फ्लूइड मूव कर रहा है, जिसके बाद डॉक्टर इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है। स्टूडेंट्स अब हम आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम रेडियो कार्बन डेटिंग के बारे में बात करेंगे। हम मेजरली कार्बन 14 के थ्रू पता लगवाएंगे कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एज कितनी है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि जब तक ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जिंदा रहते हैं तो वो हवा के ज़रिए या फिर खुराक के ज़रिए कार्बन 14 को जो है अपने अंदर ऐड करते जाते हैं, कार्बन 14 का इनटेक करते जाते हैं। और जब बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो कार्बन 14 क्योंकि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो ये करना शुरू हो जाता है डिके। इसमें से एनर्जी जो है रेडिएशंस की फॉर्म में निकलना शुरू हो जाती है। तो स्टूडेंट्स साइंटिस्ट इनकी एज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, इनकी रिमेनिंग बॉन्ड्स को जो है वो उधर से सैंपल लेते हैं, ठीक है, और उस सैंपल को लेबोरेटरी में लेके चेक करते हैं कि कार्बन 14 यानी कि जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कितना बच गया, उसकी अमाउंट कितनी रहती है। बेसिकली जितनी हमारे पास कार्बन 14 कम होगा हमें उससे पता चलेगा कि हमारे पास ये सैंपल उतना पुराना है। अगर कार्बन 14 की अमाउंट ज़्यादा होगी मीन्स कि हमारे पास ये जो सैंपल है या फिर ये जिस ऑर्गेनिज्म का सैंपल है वो इतना पुराना नहीं है। लेकिन अगर कार्बन 14 की अमाउंट कम होगी मीन्स कि ये सैंपल हमारे पास क्या है, ओल्डर सैंपल है, पुराना सैंपल है। तो इस तरह से हम कार्बन 14 की अमाउंट और कंपोजिशन को देखते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम रीड करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। स्टूडेंट्स रेडियो कार्बन डेटिंग हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पुराने से पुराने ऑब्जेक्ट या फिर ऑर्गेनिज्म की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट्स इट यूजेस द रेडियो एक्टिव आइसोटोप कार्बन 14। कार्बन 14 हमने पढ़ा था कि कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं जिसमें से कार्बन 14 क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और ऑर्गेनिक मटेरियल में बेसिकली इसी की बात हो रही है। अब तीसरा स्टेप देखते हैं। सैंपल आर टेकन फ्रॉम द डेड प्लांट और एनिमल्स सच एज वुड और बोन्स। अब क्या किया जाता है कि अगर हमने किसी प्लांट की एज फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं
कि उसकी वुड का सैंपल ले लेते हैं। और अगर हमने किसी ऑर्गेनिज्म की जो है एज फाइंड आउट करनी है जो बहुत पुराना है, तो अगर हमें उसकी जो बॉन्स हैं वो इजीली मिल जाती हैं, तो हम क्या करेंगे, उन बॉन्स का सैंपल लेंगे और उस सैंपल को स्टूडेंट्स हम लेबोरेटरी में ले जाएंगे, और लेबोरेटरी में लेके जाने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कार्बन 14 की अमाउंट कितनी बाकी बच गई है। अगर कार्बन 14 ज़्यादा होगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो इतना पुराना नहीं है, लेकिन अगर कार्बन 14 की अमाउंट कम होगी तो वो सैंपल जो है वो काफ़ी ओल्डर होगा, काफ़ी पुराना होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम आगे अगली एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने किसी भी सीमेंट के मिक्सचर की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना हो, ये देखना हो कि वो कितना मजबूत है, उसके लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हम किस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करके सीमेंट के मिक्सचर की मजबूती को चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना सीमेंट का ब्लॉक है, हम इसको तोड़ के नहीं चेक करते कि ये कितना मजबूत है, बल्कि हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स को रखते हैं और उसमें से निकलने वाली रेस के रास्ते में हम इस बॉक्स को जो है, इस ब्लॉक को रख देते हैं। अब ये रेस कितनी इस ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट करेंगी, कितनी अब्जॉर्ब होगी, उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सीमेंट का ये जो ब्लॉक है ये कितना मजबूत है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को चेक करना हो कि उनकी क्वालिटी कैसी है, फॉर एग्जांपल किसी ईंट की क्वालिटी कैसी है या फिर सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, तो हम इस तरह से क्वालिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर। बेसिकली स्टूडेंट्स, क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है ना, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं एफिशिएंट और चीप वे में। फाइंडिंग ऑयल फील्ड्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम यूज़ कर सकते हैं ऑयल फील्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए। बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग रेडियो एक्टिव सोर्स को ज़मीन के अंदर भेजते हैं और रेज जो है वो रिफ्लेक्ट करके ऊपर आ जाती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ज़मीन के अंदर इस लोकेशन पे ऑयल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखें, डायग्नोज एंड ट्रीट डिजीज इन मेडिसिन। बेसिकली डायग्नोसिस के लिए भी और ट्रीटमेंट के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज़ होते हैं। पीछे हमने बात की थी टेक्टेनियम 99M जो कि डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा सेवरल डिजीज़ के लिए जो है मेडिसिन जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक एक लाइन जो है आप लोगों ने लिखनी है जिस तरह आपकी बुक में प्रेजेंट है। बाकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। स्टूडेंट्स, अब हम आयनाइजेशन ऑफ एटम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सोडियम का एटम की एग्जांपल अगर आप ले लें, तो सोडियम के एटम के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। टोटल 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ये एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हैं। पहले 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स फर्स्ट शेल में आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे सेकेंड शेल में, 2 और 8 हो गए 10, और तीसरे शेल में स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन पर एनर्जी प्रोवाइड करें और इसे यहाँ से रिमूव करवा दें, तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा सोडियम का वो कुछ इस तरह से होगा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाल दिया है, तो ना अब इसमें कोई इसके अलावा शेल होगा और ना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब ये हमारे पास स्टूडेंट सोडियम एटम नहीं रहेगा, ये हमारे पास सोडियम आयन बन जाएगा। सोडियम का पॉजिटिव आयन यानी कि केटाइन बन जाएगा। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन ऑफ एटम का। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज करके आयनाइजेशन करवाई जा सकती है। आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास क्या है, सोडियम का एटम है जिसके सेंटर में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और टोटल हमारे पास 11 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज़ करें और एनर्जी प्रोवाइड करें और वो एनर्जी इतनी पावरफुल हो कि इसके अंदर से जो ये इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है उसे रिमूव करवा दे और हमारे पास सोडियम का पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाए, तो ये हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन ड्यू टू रेडियो एक्टिव सोर्स। रिएक्शन देखिए, सोडियम पे हमने एनर्जी प्रोवाइड की और सोडियम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो गया। दोबारा देखिए, सोडियम एटम था, उसमें हमने जो है रेडियो एक्टिव सोर्स के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड की जिसकी वजह से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ठीक है, और हमारे पास क्या बन गया, सोडियम को पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया, केटाइन बन गया। रिएक्शन में क्या है, बेसिकली सोडियम के साथ हमने एनर्जी प्रोवाइड की और सोडियम का पॉजिटिव चार्ज आयन हमारे पास बना और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से रिलीज हो गया। स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक के अंदर 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रेजेंट है, अब हम उन्हें देखते हैं। एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेसेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम। हर साल हमारी बॉडी के 98% एटम रिप्लेस हो जाते हैं। जब ब्रीथिंग रिस्पायरेशन हो रही होती है तो क्या होता है,
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो रिप्लेस हो जाती है सराउंडिंग की एयर के साथ। सेकंड देखें, गैलियम हैज़ मेनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो बॉडी टेम्परेचर, सो इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड डज नॉट इवेपोरेट। गैलियम बेसिकली ऐसा इंटरेस्टिंग हमारे पास एलिमेंट है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमारी बॉडी के टेम्परेचर से भी ज़्यादा लो होता है और वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन स्टिल वो इवेपोरेट नहीं होती, यानी कि उसमें इवेपोरेटिंग प्रॉपर्टीज रूम टेम्परेचर पर नहीं होती। थर्ड देखें, द सेम एलिमेंट अकर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, मैटर ऑन मार्स और इन एनी अदर प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ। हमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई एलिमेंट हमें अर्थ पे मिलेगा तो उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो अर्थ पे हैं वही करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हमें मार्स पे भी नजर आएंगी। यानी एलिमेंट की कंपोजिशन पूरी यूनिवर्स में क्या है, सेम है। अगर हाइड्रोजन की जो करेक्टरिस्टिक्स अर्थ पे हमें नजर आ रही हैं वही करेक्टरिस्टिक्स हमें मार्स पे भी नजर आएंगी। स्टूडेंट्स, अगर आपके लिए आज का लेक्चर हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर रिलेटिव एटॉमिक मास पे होगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में नजर आ रहा होगा और वीडियो आपको यहाँ स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। अल्लाह हाफिज़।